नमस्कार, आज है 3 अक्टूबर, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस आपके अपने फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भारतीय वायुसेना में शामिल हुए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स प्रचंड, जोधपुर एयरबेस में किए गए तैनात। इंडिया 360 में बताएंगे आपको इन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की खासियत और कैसे ये बढ़ाएंगे वायुसेना की ताकत। टॉप सेलिंग दवाओं की पैकेजिंग जल्द आ सकती है क्यूआर कोड के साथ। नकली दवाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार की पहल। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। क्यूआर कोड से क्या बंद होगी दवाओं की कालाबाजारी। फ्रीबीज को एसबीआई ने बताया टाइम बॉम्ब। सुप्रीम कोर्ट से की अपील, फ्रीबीज पर स्टेट जीडीपी का 1% खर्च हो अधिकतम सीमा। खराब ग्लोबल संकेतों से फिर डगमगाया बाजार। सेंसेक्स 600 और निफ्टी 200 अंक से ज्यादा टूटा। बैंक शेयरों का हाल भी रहा बुरा, 600 अंक से ज्यादा लुढ़के। 50 पैसे से ज्यादा की कमजोरी के साथ दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ रुपया। डॉलर का भाव 81 रुपए 87 पैसे हुआ। और देश भर में दुर्गाष्टमी की धूम। दुर्गा पंडालों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई पंडाल में नजर आई अभिनेत्री जया बच्चन, रानी मुखर्जी और काजोल। तो ये रही हेडलाइंस। अब सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, सिलसिलेवार तरीके से पूरे दिन की कहानी सुनिए। और आज सुबह सुबह एक हड़कंप मच गया। एक ईरानी विमान में बम होने की सूचना मिली। भारत के एयर स्पेस से गुजर रहे इस विमान में बम होने की बात कही गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया। चिंता की लकीरें फैलने लगी। दिल्ली में लैंडिंग के लिए इजाजत मांगी गई और इसके बाद एयरपोर्ट, सरकार, एजेंसियों से लेकर इंडियन एयरफोर्स तक अलर्ट पर आ गए। प्लेन करीब 2 घंटे भारतीय स्पेस में रहा। ईरान से उड़ा यह विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। बम की खबर मिलने पर विमान की निगरानी के लिए एयरफोर्स के सुखोई फाइटर जेट लगा दिए गए। इन फाइटर जेट्स ने विमान को भारतीय सीमा के बाहर खदेड़ दिया। कुछ देर बाद ईरानी एजेंसियों ने प्लेन में बम की बात को नकारा। इसके बाद विमान को चीन की ओर उड़ान जारी रखने की अनुमति दी गई। विमान ने चीन के ग्वांगजू में सेफ लैंडिंग की। और दूसरी तरफ सीमा सुरक्षा बल ने गुजरात के भुज के पास हराबी नाला क्रीक क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नाव को जब्त किया। बीएसएफ के मुताबिक यह नाव पाकिस्तानी इलाके की है और इससे मछली पकड़ने का काम किया जाता था। नाव से बीएसएफ ने कुछ बर्फ के डिब्बे, जेरी के डिब्बे, मछली पकड़ने के जाल को जब्त किया। नाव पर सवार लोग पाकिस्तान की तरफ भाग गए। ये नाला सर क्रीक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र 22 किलोमीटर लंबा और लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा दलदली पैच है। चीन संचालित एक मोबाइल ऐप पर आज सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। आज ईडी ने छापेमारी के दौरान बेंगलुरु के 12 फर्मों से करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए जब्त किए हैं। ये लोग चाइनीज ऐप कीप शेयर के जरिए युवाओं को पार्ट टाइम जॉब का लालच देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है। ईडी ने बताया कि चीन के लोगों ने भारत में कंपनियां बनाई जिसमें डायरेक्टर, ट्रांसलेटर, एचआर मैनेजर, टेलीकॉलर्स के तौर पर अधिकतर जो हैं वो भारतीयों को नियुक्त किया गया था। इन भारतीयों की डिटेल्स के आधार पर बैंक में खाते बनाए गए। आरोपियों ने कीप शेयर नाम से मोबाइल ऐप बनाया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इसे प्रमोट किया। सुबह ही चुनाव आयोग ने 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। ऐलानों के मुताबिक 3 नवंबर को मतदान होगा और 6 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार में सबसे ज्यादा 2 सीटों पर उपचुनाव होंगे। महाराष्ट्र में अंधेरी ईस्ट सीट पर भी वोटिंग होगी। हरियाणा में आदमपुर, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ, तेलंगाना में मुनुगोडे, ओडिशा में धामनगर विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों के लिए नामांकन की तारीख 14 अक्टूबर है। 17 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की तारीख होगी। पंजाब विधानसभा में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विश्वास मत साबित कर दिया है। इस दौरान सरकार के पक्ष में 93 वोट पड़े। विश्वास मत पर चर्चा के लिए 117 सदस्यीय विधानसभा में हर पार्टी को उसके विधायकों की संख्या के आधार पर समय आवंटित किया गया था।
आपको बताएं कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 92, कांग्रेस के 18, शिरोमणि अकाली दल के 3 और बीजेपी के 2 विधायक हैं। बीएसपी और निर्दलीय विधायक भी एक हैं। विधानसभा सत्र की शुरुआत में कांग्रेस विधायकों ने विश्वास मत का विरोध किया। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब के असली मुद्दों पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अब तबीयत स्थिर बताई जा रही है। मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। समाजवादी पार्टी ने जानकारी देते हुए कहा कि नेताजी अस्पताल की क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं, उनकी हालत स्थिर है। पार्टी ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अस्पताल न आए। मुलायम सिंह के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव सैफई में समर्थक उनकी जल्द स्वस्थ कामना के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और अध्यक्ष चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसमें पार्टी पदाधिकारियों को उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने से रोक दिया गया है। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि जो लोग किसी उम्मीदवार का समर्थन करना चाहते हैं तो उन्हें पहले से अपने संगठनात्मक पद से इस्तीफा देना होगा। पार्टी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर अपनी व्यक्तिगत हैसियत से कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान 17 अक्टूबर को होगा। मतों की गिनती 19 अक्टूबर को होगी। चुनाव में 9000 से ज्यादा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि मतदान करेंगे। तो ये थी दिन भर की कहानी और अब हमारी कवर स्टोरी। खाने से लेकर दवा तक आज हर चीज में मिलावट के मामले सामने आते रहे हैं। खाने में मिलावट का पता लगाने के कई तरीके हैं, लेकिन यह बात दवा पर लागू होती नहीं। कोई दवा असली है या नकली, यह पता करना एक आम कंज्यूमर के लिए लगभग नामुमकिन सा है, लेकिन अब सरकार इसे मुमकिन बनाने पर काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार आम कंज्यूमर को ट्रैक एंड ट्रेस की सुविधा देने जा रही है दवाइयों के मामले में। इसके तहत दवाइयों की प्राइमरी पैकेजिंग लेबल्स पर बार कोड या क्यूआर कोड देना जरूरी होगा। लेबल पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आसानी से जान सकेंगे कि दवा असली है या नकली। साथ ही इन दवाओं की क्वालिटी का भी पता लगाया जा सकेगा। जून महीने में जी बिजनेस ने आपको बताया था कि सरकार सबसे पहले टॉप सेलिंग दवाओं पर फोकस करेगी। शुरुआत में 300 ऐसी दवाओं को इस दायरे में लाया जाएगा। इसमें जो है पेन किलर्स, विटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स शामिल होंगी। इस योजना के 1 मई 2023 से लागू होने की संभावना है। सरकार की इस योजना से न सिर्फ दवाओं पे जो कालाबाजारी है उस पर लगाम लगेगी, बल्कि दवाओं के दाम में भी पारदर्शिता आएगी। सरकार ने जून महीने में इसको लेकर एक ड्राफ्ट भी जारी किया था। ड्रग रूल्स 1945 के संशोधन के लिए जारी किए गए इस ड्राफ्ट में कुछ जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। इसमें यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन कोड, दवा का जेनरिक नाम, ब्रांड, मैन्युफैक्चरर का नाम और पता, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी की तारीख, तमाम चीजें शामिल हैं। सरकार इस प्रस्ताव पर ऐसे समय पर विचार कर रही है जब देश में नकली दवाओं मिलने के मामले बढ़े हैं। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफिस की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन 2019 के मुताबिक भारत में बिकने वाली 20% से ज्यादा दवाएं नकली हैं। 2018 में खुद सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO ने बताया था कि 2018 में भारत में करीब 4.5% जेनरिक ड्रग्स मानकों के मुताबिक नहीं थे। कोरोना के दौरान ये और भी बदतर हुआ मामला। एक अनुमान के मुताबिक 2020 और 2021 में मार्केट में घटिया दवाओं की आमद 47% बढ़ गई। हालांकि इसमें ज्यादातर दवाएं कोरोना से जुड़ी हुई थी। WHO के 2017 के अनुमान के मुताबिक भारत समेत कम और मध्य आय वर्ग वाले देशों में 10.5% दवाएं नकली हैं। अब जब सरकार दवाओं पर क्यूआर कोड लाने की तैयारी कर रही है तो इससे नकली दवाओं पर लगाम कसने की पूरी उम्मीद है। हालांकि इस नई व्यवस्था से दवाओं के दाम भी बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि दवाओं की कीमतों में 3 से 4% बढ़ोतरी हो सकती है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा का पूरा आइडिया क्यूआर कोड या स्कैनिंग का, इस पर बातचीत करने के लिए इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर विरंची शाह हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शाह, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, कितना सिग्निफिकेंट मानते हैं और क्या हम उम्मीद करें कि क्यूआर कोड लगा देने से या स्कैन कर देने से ये पता हो पाएगा कि ये दवा असली है या नकली? नमस्कार। आईडीएमए को इस फोरम पे बुलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ।
जी, ज़रूर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल है ग्लोबली जिसमें ऑथेंटिकेशन कोड के ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि आपके पास जो पैक पड़ा हुआ है दवा का, चाहे वो ब्लिस्टर हो, बॉटल हो, वो अ, असली है या नकली है। हाल जो गवर्नमेंट का जो ये स्टेप है, रेगुलेटर्स का जो स्टेप है, ये एक अच्छा स्टेप है और इससे न केवल कंज्यूमर को फायदा होगा, फार्मास्यूटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको भी फायदा होगा और नकली दवाइयाँ आइडेंटिफाई हो सकेगी, इनको हम रोक पाएंगे। बट सर, अब तक प्रॉब्लम क्या थी और बारकोड कैसे एक डिफरेंस क्रिएट करेगा? आपने कहा कि पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, प्रोडक्शन से लेकर और डिस्ट्रीब्यूशन का, इसमें कहां ऐसी चूक रह जाती है कि नकली दवाइयों की घुसपैठ हो जाती है? देखिए, कुछ मैं आंकड़े आपके सही करना चाहता हूँ। आपने ये बताया कि किसी एजेंसी, यूएस की एजेंसी ने बताया है कि 20% मेडिसिन इंडिया में नकली है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई फैक्चुअल डेटा है। मुझे नहीं मालूम ये क्या, इनका कब और किस जगह पे इन्होंने रिसर्च किया था। ओके। भारत में जो लास्ट सर्वे हुआ था, 50,000 सैंपल्स का अप्रोक्सीमेटली एक सर्वे हुआ था, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 0.3% स्प्यूरियस मेडिसिन पाई गई थी। और जो आपने 4.5% की बात की, वो एनएसक्यू थी, यानी वो कहीं ना कहीं कोई स्टैंडर्ड्स मैच करने में गलती थी। ये नकली नहीं थी, ये स्टैंडर्ड्स में कहीं इश्यूज थे। जो नकली दवाई जो लास्ट सर्वे है उसके हिसाब से इंडिया में 0.3% है। हालांकि एक जो स्टडी हो रहा है ग्लोबली, उसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली 83 बिलियन यूएस डॉलर्स का नकली दवाई का कारोबार चल रहा है पूरी विश्व में, which represents approximately 7.5%, approximately 1.1 ट्रिलियन डॉलर का ये बिजनेस है ग्लोबली। और अप्रोक्सीमेटली 7 से 7.5% मेडिसिन इसमें नकली है, ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया है। भारत की जैसे मैंने बात की, हमारे यहाँ काफी कम है, 0.3% है। बाकी काफी लो इनकम कंट्रीज में 10% या 10% से ज्यादा होता है। तो ये ग्लोबल मुहिम है और अच्छी बात है कि भारत इसमें लीड कर रहा है। बट अगर सिर्फ इतनी कम है, आप बता रहे हैं 0.34%, ये नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। अगर ये हमारे यहाँ बिल्कुल ऑलमोस्ट निल है ये संख्या नकली दवाइयों की, तो फिर गवर्नमेंट क्यों बारकोड सिस्टम पे या क्यूआर कोड सिस्टम पे या स्कैनिंग सिस्टम पे जोर दे रही है? दवाई के मामले मेरे ख्याल से जीरो से ज्यादा कोई भी फिगर एक्सपेक्टेड नहीं होता है। हम ये नहीं मान सकते कि हाँ ठीक है, चलिए 10, 15, 50 लोगों को मिल गया और 50 लोगों की जान पे कोई इश्यू आ गया, तो ये आई थिंक इसमें तो जीरो पॉलिसी होनी चाहिए। और अगर 0.3% है, उसका श्रेय यहाँ के जो रेगुलेटर्स है उसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है, इंडस्ट्री को जाता है और सारी ट्रेड को जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ज्यादा सुदृढ़ न बनाए। आपका एक प्रश्न था कि वो कैसे होता है, तो जो ग्लोबली एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होता है, मैं आऊंगा सर, मैं ट्रैक एंड ट्रेस पे जरूर आऊंगा, लेकिन आपने कहा कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दवा एक नकली नहीं आनी चाहिए मार्केट में, हम ये मानते हैं। लेकिन उसके लिए अगर 0.34% सिर्फ नकली दवाइयां हैं, उसके लिए मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पर कुठाराघात किया जा सकता है, छापे मारे जा सकते हैं, बर्स्ट किए जा सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों इतना बड़ा सिस्टम क्रिएट कर रही है जिससे कहा भी जा रहा है कि 3 से 4% दवाएं महंगी भी हो जाएंगी? तो गवर्नमेंट क्यों महंगी दवाओं के का बोझ देकर नकली दवाओं के नाम पर ऐसा करना चाह रही है? मैं इसको इस तरह से नहीं बताऊंगा। मैं ये कहता हूं कि अच्छी स्टेप है मेरे हिसाब से, क्योंकि आप एक पेशेंट के एंगल से देखिए। जब कोविड पीक पे था और हमने कहीं न्यूज में देखा था कि किसी न किसी रेमडेसिविर के रैकेट्स को एफडीए ने, अलग अलग राज्य के एफडीए ने आइडेंटिफाई किए थे और उनको पकड़े थे। शायद वो इंजेक्शन 100, 200, 1000, 2000 हो सकते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि 2000 इंजेक्शन से 2000 जाने जाएगी। तो नो, आई मीन एवरी लाइफ इज प्रेशियस और हमें इस पे डेफिनेटली एफर्ट करना चाहिए। ऑलराइट सर, नाउ कमिंग बैक टू ट्रेस एंड ट्रैक मैकेनिज्म, ये कैसे होता है और क्या इसका पूरा प्रोसेस है? देखिए, इसमें एक ऐसी सिस्टम है जहां मैन्युफैक्चरर्स लेवल पर हर एक पैक के ऊपर एक कोड लगा, जो बार कोड कहते हैं, क्यूआर कोड कहते हैं, ये कोड एक लगाया जाता है। और इसके अंदर आपने जो अभी एक नोटिफिकेशन की जो बात की, उसमें 8 तरह की चीजें रिकॉर्ड करने का, जो ऑलरेडी वो पैक पे ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, यानी आज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको एक डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है। और मेरे ख्याल से ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसके आगे उसमें एक यूनिक सीरियल आईडी आ जाता है। तो हर एक पैक
एक बैच के 10,000 बॉटल्स बनी हैं, तो हर 10,000 बॉटल पे एक यूनिक आईडी लगा होता है जो वो क्यूआर कोड में या बार कोड में एम्बेडेड होता है, और एक रिपोजिटरी पे जो मैन्युफैक्चरर ये बनाता है वो रिपोजिटरी पे वो डेटा अपलोड कर देता है, और इसका स्कैनिंग जब रिटेलर पे या कंज्यूमर लेवल पे होता है तो वो रिपोजिटरी जवाब देती है कि हाँ, ये जो आपके कोड है उसमें जो यूनिक सीरियल आईडी है हम ऑथेंटिकेट करते हैं और ये सही है। अगर किसी नकली मैन्युफैक्चरर ने वही दवाई बनाई है, उसको वो सीरियल जो रैंडम नंबर होता है, सॉफ्टवेयर जनरेटेड नंबर होता है, उनके पास सही नंबर नहीं मिल पाएंगे, और इमीडिएटली वो सॉफ्टवेयर बताएगा कि ये बता रहा है कि हम XYZ कंपनी ने बनाई है, लेकिन रिपोजिटरी के हिसाब से ये XYZ कंपनी की प्रोडक्ट नहीं है, ये फेक है। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक बड़ी थिन लाइन है सर, एक तो है फेक ड्रग्स और एक है सब स्टैंडर्ड ड्रग्स, और बड़ी कंपनियां अक्सर छोटे मैन्युफैक्चरर्स पर ही आरोप लगाती रहती है कि भाई हमारी दवा इसलिए महंगी है, हम इसलिए ब्रांडेड हैं क्योंकि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम है वो सही है, हम सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज नहीं करते हैं। तो वो सब, भले ही आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत कम होंगी नकली दवाइयां, लेकिन सब स्टैंडर्ड दवाइयों की भरमार है, और इंडस्ट्री के भीतर आपके पूरे इकोसिस्टम में इस बात पर चर्चा भी होती है। तो क्या हम सब स्टैंडर्ड ड्रग्स को पता कर पाएंगे इस नए मैकेनिज्म के साथ? देखिए, क्यूआर कोड का जो प्राइमरी पर्पस है वो स्प्यूरियस या फेक, जो नकली दवाई हम जो कहते हैं, उसको सिस्टम से आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैंने बताया कि एक यूनिक आईडी वाला एक कोड होता है जो हर पैक के लिए एक यूनिक सीरियल नंबर होता है हर एक पैक के ऊपर, और वो रिपोजिटरी के थ्रू एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटेलर से या कंज्यूमर से वो आइडेंटिफाई हो सकता है, और कंज्यूमर को मालूम पड़ जाएगा कि ये नकली है या असली है। और इस एक अलार्म से पूरे एफडीए को और जो इंडस्ट्री है जिसकी प्रोडक्ट कॉपी हुई है उनको भी एक इंफॉर्मेशन मिल जा सकती है कि भैया आपका ये प्रोडक्ट का कोई कॉपी कर रहा है, या एफडीए को भी मालूम पड़ सकता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में यहाँ पर एक नकली पैक आइडेंटिफाई हुआ है, जिससे काफी एक जो कहीं पर अभी अगर आइडेंटिफाई ना हुआ ऐसे भी नेटवर्क हो तो वो पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे, वो एफडीए के स्कैनर में आ जाएंगे और ये सारे निकल जाएंगे। तो ये पूरा प्रयास जो है ये नकली दवाइयों के ऊपर पकड़ का है। आपका जो प्रश्न था सबस्टैंडर्ड, जो एनएसक्यू कहते हैं, नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, एनएसक्यू में भी जो हमारा भारत का डेटा है वो अप्रोक्सीमेटली 4 to 4.5% का है, जो काफी सारे विश्व के रेगुलेटेड मार्केट्स के पैरेलल है। ऐसा नहीं है कि भारत में ज्यादा नॉन सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है। सब स्टैंडर्ड जो स्पेसिफिकेशन, जिसको आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हम कहें, जो स्पेसिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है, उसके काफी सारे रीजंस होते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, स्टोरेज भी हो सकता है। तो इसके काफी सारे रीजंस है, और इसको एड्रेस करने के लिए हमें गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस के साथ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का एक ज्यादा अमल करने से ये कवर हो सकता है, लेकिन ये अलग प्रयास है। ऑलराइट, मेरा एक आखिरी सवाल है जो हमने अपने हम रिपोर्ट में जिस पर हम थोड़ा सा फोकस भी करना चाह रहे हैं। अब ये दायरे में बताया जा रहा है कि एंटीबायोटिक्स आएंगी, कार्डियक जो पेन रिलीफ पिल्स हैं, एंटी एलर्जिक्स जो हैं, और ख़ास तौर से वो जिनके एमआरपी पर स्ट्रिप 100 रुपीज़ से ऊपर है, यानी कि ये आम आदमी की दवा है। अब इस पर अगर क्या वाकई में, पहले तो बताइए कि क्या 3 से 4%, 5% का कोई इजाफा इसमें होगा? और मेरे ध्यान में नहीं है कि इसमें कितने % का इजाफा होगा या क्या होगा। अच्छा। लेकिन अगर हम पब्लिक बेनिफिट की बात करें तो ये डेफिनेटली एक पब्लिक बेनिफिट का एक प्रयास है, लेकिन इसको इफेक्टिव होने के लिए अभी ये रॉ फॉर्म है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इसको पेशेंट बेनिफिट में ले जाने के लिए इसमें और 2-3 चीजें करनी जरूरी है। ठीक है। सबसे पहले एक नेशनल रिपोजिटरी होनी चाहिए, जहां जो मैन्युफैक्चरर्स ये जो यूनिक आईडी नंबर्स क्रिएट करते हैं वो एक जगह पे कलेक्ट हो और वहीं से ऑथेंटिकेशन हो। तो एक रिपोजिटरी हमें आगे जाके डेवलप करनी पड़ेगी। हमें जनरल अवेयरनेस करनी पड़ेगी। काफी कंपनीज ऐसी है, हमारे मेंबर्स भी है आईडीएमए के, जो हाल में कोई और सिस्टम यूज कर रहे हैं, हाल में ही भी उनकी अच्छी ब्रांड्स में कुछ मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, लेकिन हाल ऐसा है पूरे साल में उनको 200, 500, 1000 से ज्यादा पब्लिक से कोई फीडबैक नहीं आता। इन द सेंस दे डोंट यूज दिस सिस्टम टू ऑथेंटिकेट। तो जो पब्लिक अवेयरनेस कम है, कैसे ऑथेंटिकेट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अवेयरनेस के लिए भी हमें
एफर्ट करनी होगी। और जहां तक प्राइस की कीमत बात है, मेरे ख्याल से हाल में थोड़ी इट इज एक्सपेंसिव, लेकिन फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजीज पे हम काम कर सकते हैं, और ये ऐसी टेक्नोलॉजीज गवर्नमेंट और इंडस्ट्री एक साझा प्रयास से ला सके और पूरी इंडस्ट्री को अवेलेबल करा सके, तो मेरे ख्याल से कॉस्ट जो फैक्टर है उसको भी हम काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल। और जहां तक कॉस्ट की बात है, बहुत सारे लोगों का फीडबैक ये भी मिलता है कि एक सुरक्षित दवा मिले, बिल्कुल क्वालिटी वाली दवा मिले, जान पर खिलवाड़ ना हो, तो एक कंज्यूमर थोड़ा बहुत उसका प्राइस पे करने को रेडी भी रहता है। बहरहाल एक ऐसा इकोसिस्टम बने जिसमें प्राइस भी कंट्रोल हो, प्राइस भी रीजनेबल हो और सुरक्षित भी पूरी तरह से वो रहे, ऐसा अपेक्षित इकोसिस्टम रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह, आपने वक्त निकाला, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दिया। थैंक यू सो मच। और आज की दूसरी बड़ी खबर, आज वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की पहली खेप शामिल हो गई है। इन हेलीकॉप्टर्स को प्रचंड नाम दिया गया है। इन हेलीकॉप्टर्स के आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत पहले से और ज्यादा बढ़ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी की उपस्थिति में जोधपुर में हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। राजस्थान के जोधपुर एयरबेस स्टेशन में राजनाथ सिंह ने प्रचंड से उड़ान भरी और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे, बल्कि इससे देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रचंड को सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। प्रचंड हेलीकॉप्टर की खासियत की बात करें तो ये करगिल से लेकर लद्दाख तक ऊंची ऊंची चोटियों पर मोर्चा संभालने में सक्षम है और इसे ऊंचाई पर युद्ध अभियानों के लिहाज से ही विकसित किया गया है। इसकी डिजाइन इंटीग्रेशन पूरी तरह से भारतीय है और प्रचंड 5.8 टन वजनी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। हल्के वजन के चलते ये काफी ऊंचाई पर भी बने बंकर्स को नष्ट कर सकता है और जंगलों में चलने वाले उग्रवाद विरोधी अभियान जो हैं उनसे लेकर शहरी इलाकों में राहत कार्य में भी मदद कर सकता है। प्रचंड हवा से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट सिस्टम और दूसरे घातक हथियार इसमें लगे हुए हैं। ये चीन के ड्रोनों को मिसाइलों से भेद सकता है तो जमीन पर उसके टैंकों को भी आसमान से ही नष्ट कर सकता है। यह थल सेना और वायुसेना दोनों के काम आने वाला है। 95 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स भारतीय थल सेना को मिलेंगे, जबकि करीब 65 हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। हल्के हेलीकॉप्टर्स की जरूरत तब से ज्यादा महसूस की गई जब 1999 में करगिल युद्ध छिड़ गया था। इस दौरान सेना को ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान पर हमला करने के लिए ऐसे हेलीकॉप्टर्स की बहुत ज्यादा कमी महसूस हुई थी। यह हेलीकॉप्टर हर तरह के मौसम में उड़ने में सक्षम भी हैं। तो आज प्रचंड मिल चुके हैं। डिजाइन इंटीग्रेशन पूरी तरह से भारतीय है और पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित फर्स्ट मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये प्रचंड है और इसीलिए इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना, कुल मिला के भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं उनके सशक्तिकरण के लिहाज से एक मील का पत्थर कहा जा रहा है। और फर्स्ट बैच जो है मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को, उसको आज इंडक्ट किया गया है। और हमारे साथ चर्चा के लिए इस वक्त सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज और सुरक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल रिटायर्ड अनिल चोपड़ा सर जुड़ चुके हैं। चोपड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं इंडक्शन ऑफ प्रचंड एयरफोर्स और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस के लिहाज से? चोपड़ा सर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है सर? मुझे लगता है उन तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। तो प्रचंड की खासियत भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। ऊंची ऊंची चोटियों में मोर्चा संभालने में यह पूरी तरह से सक्षम है और एक लाइट वेट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की अरसे से हमें ज़रूरत थी। जैसा हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया कि कारगिल वॉर के बाद से ही इस तरह के हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत पड़ी थी और इसीलिए इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL को इसका जिम्मेदारी सौंपी गई और ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए अब नाम ही प्रचंड है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब इसकी सवारी की, इस प्रचंड में जब उन्होंने उड़ान भरी, उसके बाद उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि नाम है प्रचंड। तो एक तरह से ये भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने वाला और मौजूदा परिस्थितियों में जिस तरह से
चीन के साथ तनातनी बढ़ी है और चीन आंखें तरेरने की लगातार कोशिश करता रहता है। इस तरह के बहुत ज़रूरी था सेना को, एयरफोर्स को इस तरह के हेलीकॉप्टर से लैस होना, ताकि अगर हाई माउंटेन्स में कोई भिड़ंत होती है चीन से तो फिर माकूल जवाब दिया जा सके। और इस वक्त हमारे साथ चर्चा के लिए सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज और सुरक्षा विशेषज्ञ एयर मार्शल अनिल चोपड़ा जुड़ चुके हैं। चोपड़ा सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। सर, कितना महत्वपूर्ण है प्रचंड का इंडक्शन इंडियन एयरफोर्स के लिए? सर, जय हिंद एंड भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज, इंडियन एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए और एचएएल के लिए बहुत महत्वपूर्ण। आत्मनिर्भरता में एक लंबा कदम। हेलीकॉप्टर बनाने में हम अब माहिर हो चुके हैं। हर तरह के हेलीकॉप्टर हम बना रहे हैं। प्रचंड, जिसका मतलब है फियर, एक मल्टी रोल लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। थल सेना और वायुसेना ने ऑर्डर प्लेस किए हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले हम ध्रुव और रुद्रा उड़ा रहे थे। ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। हमको कॉम्बैट हेलीकॉप्टर चाहिए हिमालयस के लिए। आप जानते हैं हिमालयस में हम फेस टू फेस बैठे हैं चाइना के साथ, और ये जो हेलीकॉप्टर है इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो मोर देन 6 किलोमीटर यानी कि 20,000 फुट तक की इसकी सीलिंग है। कारगिल की लड़ाई के बाद में हमने देखा था कि हमको हाई ऑल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर चाहिए। ये हेलीकॉप्टर ने सियाचिन में फ्लाइट भर चुके हैं, डिफरेंट लैंडिंग ग्राउंड पे लैंड कर चुका है। 21,300 फुट की इसकी सर्विस सीलिंग है। और जैसे आप जानते हैं कि लास्ट ईयर ही नवंबर में प्राइम मिनिस्टर ने ये हेलीकॉप्टर एक प्रेजेंट किया था हमारे एयर चीफ को, मगर उसकी फॉर्मल जो इंडक्शन है, ऑपरेशनलाइजेशन, वो आज हो रही है। जो जोधपुर के अंदर फर्स्ट कॉटन बनाई गई है। इससे पहले हमारे पास कॉम्बैट हेलीकॉप्टर थे रशिया के Mi-25 और Mi-35, और रिसेंटली हमने अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे अमेरिका से। और आप जानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर एक बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट था, तकरीबन 1100 करोड़ का एक हेलीकॉप्टर था। और ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो हमने इंडिया में बनाया है वो सिर्फ 330 करोड़ का है। 200 से ज्यादा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हमने ऑर्डर किए हैं, और ये लाइट हेलीकॉप्टर तकरीबन 60 इंडियन एयरफोर्स खरीदेगी और बाकी खरीदेगी इंडियन आर्मी। इन जहाजों की हिमालयस में हाई ऑल्टीट्यूड एंड लो टेम्परेचर की टेस्टिंग हो चुकी है, और राजस्थान में इसकी हाई टेम्परेचर और लो ऑल्टीट्यूड की टेस्टिंग हो चुकी है। तो एयरक्राफ्ट के अंदर तरह तरह के उपकरण लगे हुए हैं। ये इसमें इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं। एक फ्रंट में गन है जो स्विvel की जा सकती है। एयर टू एयर मिसाइल्स हैं, एयर टू ग्राउंड रॉकेट्स हैं, और एंटी टैंक मिसाइल्स लगी हैं। कुछ मिसाइलें और रॉकेट अभी विदेशी हैं, मगर सब्सिक्वेंटली हमने ये सारे हेलीकॉप्टर में वेपन हमारे इंडिजिनस बनने वाले हैं। एब्सोल्युटली सर, जैसा आपने बताया सर कि इसको टेस्ट किया जा चुका है हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड रीजन से लेकर रेगिस्तान तक, ये हर जगह इफेक्टिव है। बट एक आम मन में जो सवाल आता है कि इसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? आमतौर पर हम देखते हैं कि कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जैसा आपने बताया अपाचे है, मी सीरीज के हैं, दूसरे भी हैं, वो बड़े हैवी होते हैं और लगता है कि कहीं युद्ध में जा रहे हैं तो ज्यादा असला, ज्यादा लोगों को लेकर जाएंगे। इस तरह के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का सिग्निफिकेंस क्या है सर? हाँ, पहले मैं बताऊं कि ये लाइट वर्ल्ड का वन ऑफ द लाइटेस्ट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। ये पतला सा एयरफ्रेम है, आगे पीछे पायलट बैठते हैं, और इसको हमने एक कैमोफ्लेज, डिजिटल कैमोफ्लेज पेंट किया है, जिससे ये हेलीकॉप्टर दिखाई में देने में बहुत मुश्किल रहेगा। लाइट इसलिए जरूरी होता है कि बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में अगर ऑपरेट करना है तो या तो लाइट हेलीकॉप्टर हो, और उसके अंदर आपको बहुत पावरफुल इंजन नहीं लगाने पड़ेगा। अपाचे भी उस ऊंचाई पे उठता है, मगर जैसे मैंने कहा वो 3 गुना ज्यादा महंगा है। और एक मैं बात बताऊं कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसके क्या क्या मिलिट्री के रोल्स क्या होंगे, क्या क्या मिशन से उड़ेगा। ये एंटी इन्फेंट्री, एंटी आर्मर, एंटी गन पोजीशन, एंटी रेडार, ग्राउंड के तरह तरह के अर्बन वॉरफेयर, जैसे हमने देखा यूक्रेन के अंदर अर्बन वॉरफेयर हो रहा है, ये हर तरह के रोल्स में इसका इस्तेमाल होगा। और देखिए, हम ये एक इवैल्यूएशन है जो ध्रुव हेलीकॉप्टर हम पहले बना रहे थे इंडिया के अंदर,
उसका एक नेक्स्ट स्टेप है। ध्रुव को पहले हमने वेपनाइज किया, अब हमने लाइट कॉम्बैट में एक और खूबी होती है कि बड़ी एजिलिटी होती है, बहुत तेजी से टर्न कर सकता है, बहुत लो लेवल पे फ्लाइंग करेगा। तो इसके अंदर और तरह तरह के क्या उपकरण है, हेलमेट माउंटेड साइट है, हेलमेट जिस तरफ भी आप सिर को हिलाएंगे उसी तरफ हमारी गन और मिसाइल भी उसी तरफ देखने शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर एक बहुत मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, इसके अंदर रेडार वार्निंग मिलेगी, लेजर वार्निंग मिलेगी, मिसाइल अप्रोच वार्निंग मिलेगी। Absolutely. और इसके अंदर एक डाटा लिंक है, यानी कि हवा में ये सुरक्षा कवच तो है ही, लेकिन जैसा आपने बताया कि ये एंटी टैंक खूबियों से भी लैस है, तो हवा से, जमीन से आने वाली किसी भी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से कारगर। और आपने बिल्कुल सही कहा सर, ये लाइट इसका नाम जरूर है, लेकिन जब ये हाई ऑल्टीट्यूड्स में दुश्मन के ऊपर से उड़ेगा तो इतना छोटा भी होता है, इतना लाइट होता है कि दुश्मन को नजर भी ना आए, और काफी इफेक्टिव होता है और हर तरह के सामान ले जाने में और हर तरह की चुनौतियों से निपटने में बखूबी। इसीलिए इसका नाम प्रचंड और यथो नाम तथो गुण, ये प्रचंड रूप से दुश्मनों का माकूल जवाब देने के लिए, उन पर प्रचंड प्रहार के लिए बिल्कुल बखूबी हथियार भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स को हाथ लगाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कमोडिटी मार्केट से, जहां पर काफी हलचल मची हुई है। चांदी में आप देखिए जबरदस्त तेजी, एमसीएक्स पर भाव देखिए चांदी का 3400 से ज्यादा का उछाल चांदी में नजर आ रहा है, और चांदी का भाव अब 60,000 के पार पहुंच चुका है। विदेशी बाजार में भाव 7% से ज्यादा उछला है। ज्यादा डिटेल के साथ इस वक्त मेरे साथ मेरे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, चांदी में इस तेजी की वजह क्या है, क्या हुआ? बिल्कुल दीपक, जबरदस्त तेजी है चांदी में, और किसी ने सोचा नहीं था कि एक झटके में 1 किलो चांदी का भाव 3400 रुपए प्रति किलो तक बढ़ जाएगा। लेकिन इस वक्त एमसीएक्स पर 6% की बड़ी तेजी चांदी में दिख रही है, और ग्लोबल मार्केट में 60% से ज्यादा का उछाल। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो डॉलर का इंडेक्स कमजोर हुआ है, उसका एक बड़ा सपोर्ट मार्केट को मिला है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से दुनिया भर में बार बार इस बात को लेकर चिंता जाहिर होती है कि मंदी की आशंका बढ़ जाएगी। हालांकि मंदी की आशंका चांदी के लिए बहुत पॉजिटिव खबर नहीं होती है आमतौर पे, क्योंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, और जब मंदी की बात होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इंडस्ट्रियल डिमांड घटेगी, और उसका निगेटिव इंपैक्ट आमतौर पे चांदी पर होता है। लेकिन आज ये इक्वेशन टूटता हुआ दिख रहा है, और चांदी ने एक बड़ा जंप लगाया है डॉलर की कमजोरी की वजह से। आज गोल्ड में उतनी बड़ी तेजी नहीं है जितनी बड़ी तेजी चांदी में है। इसके पीछे जानकार एक और बड़ी वजह ये बता रहे हैं कि हाल के दिनों में चांदी की कीमतों में बहुत गिरावट आई, चांदी बहुत लंबे वक्त से दबाव में था, और चांदी की चाल कई बार पहले भी ऐसी होती है कि सडन जंप आता है और सडन फॉल भी आता है। तो एक टेक्निकल रीजन भी बताया जा रहा है कि लोअर लेवल पे बड़ी बाइंग लौटी है बड़े फंड की, बड़े प्लेयर की, लिहाजा उसका भी बड़ा इंपैक्ट चांदी की कीमतों के ऊपर दिखा है। इसके अलावा मेटल मार्केट भी काफी ज्यादा टूट चुका था, मेटल मार्केट वहां पर बॉटम आउट हुआ, उसको भी सपोर्ट मिला, और चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, लिहाजा जब मेटल को सपोर्ट मिलता है तो उसका फायदा भी चांदी को मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये 2-3 बड़ी वजह है दीपक, जिसने चांदी के मार्केट को जबरदस्त सपोर्ट किया है। लेकिन ये बहुत जानना जरूरी है, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमने भी कई बुलियन के एक्सपर्ट से बात की, उनका ये कहना है कि चांदी की एक तरफा चाल पे कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि चांदी की चाल बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है। लिहाजा 60 के ऊपर चांदी चली तो गई है, लेकिन क्या 60 के ऊपर चांदी टिकेगी, ये कहना इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत ज्यादा वॉलेटिल, और चांदी की ये जो तेजी है ये टिकी रहेगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। राज्यों की तरफ से मुफ्त दिए जाने वाली चीजें और योजनाओं को लेकर एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है। एसबीआई ने फ्रीबीज को टाइम बॉम्ब करार दिया है, और इसके साथ ही एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि फ्रीबीज स्टेट जीडीपी का 1% से ज्यादा न रखा जाए, कैप कर दिया जाए उसे 1% पर स्टेट जीडीपी के। रिपोर्ट में 3 राज्यों का उदाहरण दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान की सालाना पेंशन देनदारी ही 3 लाख करोड़ से ज्यादा है। यह सालाना देनदारी इन तीनों राज्यों की टैक्स रेवेन्यू के मुकाबले कई सैकड़ों % ज्यादा है। छत्तीसगढ़ की पेंशन देनदारी उसके टैक्स रेवेन्यू से 217%, झारखंड की देनदारी आय से 190,
और राजस्थान की 207% ज्यादा है। रिपोर्ट में सुझाव यह है कि सुप्रीम कोर्ट वेलफेयर स्कीम के लिए एक अधिकतम सीमा तय करे, कैप करे। अगर आप अपनी रोजाना की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने के लिए तैयार हैं तो तय मानिए बीमारी आपसे कोसों दूर रहेगी। पहली शर्त यह है कि सूरज के उगने के साथ बिस्तर छोड़ दें, सूर्यास्त के बाद खाना खाने से परहेज करें और 8 घंटे की पूरी नींद लें। कुछ लाइफस्टाइल कोचेज हैं जिनके व्यक्तिगत जीवन पर आधारित ये ऑब्जर्वेशंस हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। आज लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट संबंधी बीमारियां आम हो गई हैं। हम पहले बीमारी पालते हैं और फिर उससे निजात पाने के उपाय करते हैं। लेकिन अगर लोग प्रकृति के साथ कदम ताल करते हुए कुछ टिप्स अपनाएं तो सेहत को दुरुस्त और तंदुरुस्त रखा जा सकता है। इसके लिए बस हमें अपनी दिनचर्या में कुछ मामूली बदलाव लाने की जरूरत है। हमारी ये टिप्स लाइफस्टाइल कोच ललित कपूर की केस स्टडी पर आधारित हैं, जो खुद हाई ब्लड प्रेशर, गठिया, शुगर और मोटापे के साथ स्लीप एपनिया जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। लेकिन हरी ताजी सब्जियों के सेवन के साथ प्राकृतिक उपायों को अपनाकर उन्होंने न केवल खुद को सेहतमंद बनाया बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बने। खासकर एनिमल प्रोटीन की बजाय हरी पत्तीदार सब्जियां और उसका जूस सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इससे न केवल ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है बल्कि वजन घटाने में भी इससे काफी मदद मिलती है। खासकर नियमित तौर पर ऐसे खानपान से पुरानी बीमारियों से निजात मिलने में काफी मदद मिलती है और दवाओं पर निर्भरता कम हो जाती है। चूहों पर की गई स्टडी में पाया गया कि जिन चूहों को 20% एनिमल प्रोटीन दिया गया उनमें कैंसर और ट्यूमर के लक्षण पाए गए, जबकि जिन चूहों को केवल 5% एनिमल प्रोटीन दिया गया उनमें इस तरह के कोई लक्षण न के बराबर मिले। बढ़ते बच्चों को दूध के अलावा अगर ग्रीन प्लांट बेस्ड खानपान दिया जाए तो ये उनकी सेहत के लिए बेहतर साबित हो सकता है। स्टडी में रिफाइंड चीनी, तेल और जंक प्रोसेस्ड फूड को सेहत के लिए घातक बताया गया है। इसके अलावा जानकार मानते हैं कि शाम का सूरज ढलने के बाद वर्कआउट करने से बचना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर पर काम करते हुए ब्लू फिल्टर का इस्तेमाल जरूरी बताया गया है। स्टडी के मुताबिक अच्छी सेहत के लिए दिनचर्या की बात करें तो सूर्योदय के साथ उठना और सूर्यास्त से पहले खा लेना, 8 घंटे की नींद पूरी कर लेना और बीच बीच में फास्टिंग को भी अच्छी सेहत के लिए जरूरी बताया गया है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक वजह हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में ताजी सब्जियों के सेवन के साथ सुबह उठने और शाम को जल्द खाना खाने की परंपरा पहले से रही है, जो उनकी अच्छी सेहत का राज हो सकती है। हालांकि पूरी दुनिया में खान पान के तौर तरीके अलग हैं, लेकिन विशेषज्ञों की सलाह है कि अगर ये दिनचर्या सभी लोग अपनाएं तो जिंदगी में सुकून के रंग भरे जा सकते हैं। ये सुकून ही आपको बीमारियों से दूर रखने के साथ ही आपको सेहतमंद रखने में भी मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको 2 वीडियो दिखा रहे हैं कैसे खुशियों का मौका मातम में तब्दील हो गया। गुजरात में एक शख्स गरबा डांस कर रहा था, तभी उसे हार्ट अटैक आया। वहीं यूपी में रामलीला में हनुमान का किरदार निभाने वाले एक व्यक्ति की स्टेज पर ही मौत हो गई। चालीस सेकंड के इस वीडियो में इस युवक को नहीं पता कि इसकी खुशी पल भर की है। इसके बाद इसकी सांसें थमने वाली हैं। जी हां, डांस करते हुए ये युवक पहले जमीन पर गिरता है और इसके बाद इसकी मौत हो जाती है। ये गरबा के दौरान मौत का लाइव वीडियो है। ये घटना आणंद के तारापुर की है, जब यहाँ की शिव शक्ति सोसाइटी में गरबा के कार्यक्रम के दौरान ये युवक डांस कर रहा था। लेकिन ये अचानक जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। इस युवक को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अस्पताल जाते वक्त बीच रास्ते में ही ये दम तोड़ देता है। एक दूसरी घटना में यहाँ नवरात्रि में माता का जगराता चल रहा है। पंडाल में देवी की पूजा अर्चना हो रही है, तो वहीं मंच पर हनुमान की भूमिका निभा रहे शख्स को भी नहीं पता कि अब वो इस दुनिया में कुछ ही देर का मेहमान है। इस वक्त हनुमान की पूंछ में आग लगाकर लंका दहन करने का मंचन हो रहा है। जी हां, यह अचानक मंच से नीचे आ गिरता है, जिसके बाद
इस शख्स की मौत हो जाती है। दरअसल इस शख्स को गंभीर चोटें आई थी। ये दुखद हादसा धाता थाना क्षेत्र के गांव सलीमपुर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश की सड़कों पर जल्द ही 5G एम्बुलेंस दौड़ती दिखाई देगी। ये आम एम्बुलेंस से बिल्कुल अलग होगी। इसके आधुनिक फीचर्स की मदद से एम्बुलेंस मरीज की पूरी जानकारी और स्थिति के बारे में डॉक्टर्स को बताती रहेगी और इस तरह मरीजों की जान बचाने में यह काफी मददगार साबित होगी। जी मीडिया संवाददाता भरत उपाध्याय की यह रिपोर्ट देखिए। 5G सर्विसेज को इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हेल्थ जगत में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं और जानते हैं कैसे 5G से लेस एम्बुलेंस लोगों की आने वाले समय में जान बचाएगी। बताइए सर, कैसे अंदर बैठ के बात करते हैं, कैसे दिखाइए हमें कि लोगों को आप बचा पाएंगे आने वाले समय में 5G से लेस एम्बुलेंस के साथ। पहली चीज़ तो हमें ये जानना है कि अभी हम लोग ये यूज़ केस यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं जहाँ पर डॉक्टर का एम्बुलेंस के अंदर होना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो एक चीज हम लोग कैसे पॉसिबल कर सकते हैं उसको, जैसे कि अभी फिजिकली पॉसिबल होना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग उनको वर्चुअली कनेक्ट करेंगे। सो वर्चुअली कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर है सिस्को का DX80 जहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल होंगे रियल टाइम और वो पैरामेडिक्स को अपना वैल्यूएबल इनपुट्स देंगे जिसके थ्रू पैरामेडिक जो है अपना लाइफ सेविंग प्रोसीजर यहाँ पर कर सकते हैं। और आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो ये है वेंटिलेटर्स का स्क्रीन भी डॉक्टर को रियल टाइम अदर एंड पे अवेलेबल होगा जिससे भी वो देख सकते हैं कि डॉक्टर पेशेंट को क्या वैल्यू कितने प्रेशर में एयर मिल रहा है। अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो इस स्क्रीन के थ्रू पैरामेडिक को यहाँ पर गाइड कर सकते हैं। और ये जो डिवाइस आप यहाँ पर देख रहे हो इसको बोलते हैं पेशेंट मॉनिटर। तो ये पेशेंट मॉनिटर भी जो है पेशेंट मॉनिटर का भी स्क्रीन अदर एंड पे अवेलेबल होता है। कि ये जो एम्बुलेंस है 5G से कनेक्ट कैसे होगी? ये एयरटेल का राउटर है जिसके थ्रू वाईफाई का ट्रांसमिशन यहाँ पर आ रहा है और सभी डिवाइसेस वाईफाई से कनेक्टेड है। और वो जो ऊपर लगा हुआ है वो सिस्को का राउटर है जो एक फॉल बैक मैकेनिज्म है अगर 5G कनेक्शन अवेलेबल नहीं है वहाँ पर। बट अभी हम लोग ये सोच के चल रहे हैं कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, मतलब एम्बुलेंस में अवेलेबल नहीं है तो हम लोग डॉक्टर को एम्बुलेंस में कैसे लेकर आए या पेशेंट की जान कैसे हम लोग रिवाइव कर सकते। तो इस सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग वो सारा चीज एड्रेस कर सकते हैं। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कैसे 5G से लेस एम्बुलेंस लोगों की जान बचा पाएगी। भारत के मंगलयान मिशन का अंत हो गया है। 8 साल तक मंगल की कक्षा का चक्कर लगाने वाले मंगलयान का ईंधन और बैटरी खत्म हो गई है। मंगलयान ने भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया था। मंगल पर पहुंचकर मंगलयान ने अपना काम बखूबी किया। 8 साल 8 दिन बाद मंगलयान का अंत, पृथ्वी से टूटा संपर्क। आखिरकार मंगलयान ने आंखें मूंद ली। मंगलयान का ईंधन खत्म होते ही देश का सबसे बड़ा स्पेस मिशन समाप्त हो गया। आपको बता दें कि मंगलयान का मंगल कार्य मिशन 5 नवंबर 2013 को उसके लॉन्च के साथ शुरू हुआ था। 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचने के बाद इसने भारत का मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया था। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया था जो एक ही बार में सीधे मंगल ग्रह तक जा पहुंचा था। इसरो के मुताबिक अब मंगलयान में ईंधन नहीं बचा है, यह पूरी तरह से खत्म हो चुका है। स्पेसक्राफ्ट की बैटरी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है। मंगलयान से इसरो का लिंक भी टूट चुका है। हालांकि इस बारे में देश की स्पेस एजेंसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कोई जानकारी नहीं दी है। मंगलयान की बैटरी सूरज की रोशनी के बगैर केवल 1 घंटे 40 मिनट ही चल सकती है। इसके बाद इसमें काम करना बंद हो गया था। मंगलयान के खत्म होने के बावजूद भी ये देश का गौरव बढ़ाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आरबीआई के बाद अब बैंकों ने भी ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। एसबीआई की नए दर के मुताबिक होम लोन की शुरुआती दर 8.15% होगी और इस तरह एचडीएफसी लिमिटेड ने भी होम लोन की दरें बढ़ा दी हैं। अब एचडीएफसी लिमिटेड का होम लोन 8.10% से शुरू होगा। आईसीआईसीआई बैंक का भी होम लोन अब 8.10% से शुरू होगा। दिग्गज अभिनेता अनु कपूर ठगी का शिकार हो गए। अनु कपूर से केवाईसी अपडेट करने के नाम पर फ्रॉड हो गया। जालसाजों ने अभिनेता के बैंक अकाउंट से 4,36,000 रुपए उड़ा लिए। इस रिपोर्ट में देखिए अनु कपूर के साथ कैसे हुआ फ्रॉड और कैसे आप केवाईसी के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बच सकते हैं। एक फोन कॉल और आपका बैंक खाता साफ। केवाईसी के नाम पर होने वाले फर्जीवाड़े में इस बार दिग्गज अभिनेता अनु कपूर फंसे हैं। अनु कपूर के खाते से ठगों ने 4,36,000 रुपए उड़ा लिए। हालांकि वक्त रहते अनु कपूर को फ्रॉड होने का पता चल गया। उन्होंने केस दर्ज करवाया और इसका ये फायदा हुआ कि पुलिस ने उनके 3,08,000 रुपए रिकवर कर लिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर अभिनेता के साथ ये फ्रॉड हुआ कैसे। दरअसल अनु कपूर को एक कॉल आया। सामने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया। उसने अनु कपूर को केवाईसी अपडेट करने को कहा और कुछ जानकारियां मांगी। ठग ने एक्टर से उनकी बैंक डिटेल्स ली और फिर ओटीपी की मांग की। जैसे ही एक्टर ने ओटीपी शेयर किया वैसे ही उनके अकाउंट से 4,36,000 रुपए 2 अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। ट्रांजैक्शन होने के तुरंत बाद बैंक ने अनु कपूर को सूचित किया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। इसके बाद एक्टर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया और दोनों ही बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस 3,08,000 रुपए रिकवर करने में सफल रही। केवाईसी फ्रॉड कोई नई बात नहीं है। धोखेबाज बैंक कर्मचारी बनकर आपको कॉल करते हैं। अक्सर आपसे ये कहा जाता है कि आपके बैंक खाते में केवाईसी नहीं है या फिर उसको अपडेट करने की जरूरत है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि केवाईसी अपडेट नहीं कराने पर आपका खाता कुछ दिनों में बंद हो जाएगा। साइबर ठग आपसे बैंक डिटेल्स मांगते हैं। कई बार ग्राहक ओटीपी तक शेयर कर देते हैं और इस तरह आपके साथ हो जाता है केवाईसी के नाम पर फ्रॉड। केवाईसी फ्रॉड से बचने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप सतर्क रहें। याद रखिए कि कोई भी बैंक कर्मचारी किसी भी सूरत में आपसे ओटीपी नहीं मांगेगा। ओटीपी एक ऐसी चीज है जिसे आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आपने ओटीपी शेयर किया तो इस फ्रॉड की जिम्मेदारी बैंक नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ केवाईसी अपडेट करने के लिए आए कॉल पर कोई भी जानकारी देने से पहले अपने स्तर पर बैंक से वेरीफाई जरूर कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज अष्टमी है और देश भर में नवरात्र की धूम जारी है। अष्टमी के मौके पर कोलकाता के थ्रांग दुर्गा पंडाल में भव्य दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। पूरे पंडाल को अलग अलग आकृतियों की लाइटिंग से सजाया गया है। और कोलकाता के बाद आपको लिए चलते हैं मुंबई में दुर्गा पंडाल से नवरात्र के रंग दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ पांडे। सौरभ इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, कहां है इस वक्त आप? और नवरात्रों में अष्टमी का दिन सबसे खास माना जाता है, किस तरह की धूम है वहां? जी, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम मौजूद हैं मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर सभी गरबा रसिका जो है नृत्य करते नजर आ रहे हैं। आज अष्टमी की रात है, सबसे खास रात जो है मानी जाती है। इसके अलावा आप देख पाएंगे विजुअल्स के माध्यम से कि कितना मनमोहक दृश्य जो है वो हम देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आइए हम दर्शन करवाते हैं हमारे दर्शकों को माता काली से, क्योंकि एक गरबा रसिका जो है, गरबा रसिका यहाँ पर काली माता के रूप में जो है यहाँ पर ड्रेसअप करके आए हैं और जो माता का जो आशीर्वाद है वो जो है भक्तों पर निछावर कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह की जो है दुख और संकट उनके आसपास ना रह पाए। क्योंकि माता का कहना है कि सभी बच्चे जो हैं माता के रूप में हैं और बच्चों को जो है किसी भी तरह का दुख और कष्ट नहीं होना चाहिए और सुख और समृद्धि से जो है वो उनका जीवन जो है हमेशा से भरा पूरा रहना चाहिए। और इसके अलावा अगर बात करें बड़ों के बाद, तो बच्चे भी जो है यहाँ पर बच्चे भी नजर आ रहे हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में और जो फोक
सॉन्ग है उसी पर वे यहाँ पर नृत्य करते नजर आ रहे हैं और उनकी जो चेहरे पर खुशी है, जो मुस्कान है, वो जो है देखते ही बनती है। और इसके अलावा जो है टाइमिंग की रेस्ट्रिक्शंस को लेकर भी जो है सरकार की तरफ से काफी जो है ढील दी गई है ताकि एंजॉयमेंट में जो है कहीं पर भी कमी नहीं आए और सभी गरबा रसिका जो है पूरी तरह से इस नवरात्रि का जो है एंजॉयमेंट कर सके और हर साल की तरह इस साल भी जो है धूमधाम से इस नवरात्रि को मना सके। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए और इन दृश्यों के लिए शुक्रिया आपका। और बात बाजार की भी कर लेते हैं। आज के सत्र में फिर से बिकवाली हावी होती नजर आई। सेंसेक्स 638 अंक गिरकर 56,788 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 207 अंक गिरकर 16,887 के स्तर पर बंद हुआ। खराब ग्लोबल संकेत थे, खासकर अमेरिकी बाजारों की कमजोरी के चलते निफ्टी की शुरुआत लाल निशान में हुई। दिन के दौरान कुछ रिकवरी भी आई। ऐसा भी लगने लगा था कि बाजार में मजबूती लौट आई है, लेकिन ये मजबूती टिकाऊ साबित नहीं हुई। और चलिए जरा यूएस मार्केट का हाल भी देख लेते हैं, वहां पर किस तरह का कारोबार नजर आ रहा है। तो जबरदस्त हरियाली यूएस मार्केट में, जबरदस्त तेजी का माहौल। डाउ जोन्स में आप देखिए लगभग 2.5% की तेजी, 700 अंकों के आसपास की तेजी, 29,482 के स्तर पर डाउ जोन्स कारोबार कर रहा है। और नैस्डैक में भी आप देखिए शानदार 1.5% की तेजी, 157 अंकों की शानदार तेजी के साथ 10,732 के स्तर पर नैस्डैक, और 2% से ऊपर की तेजी के साथ S&P भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो जबरदस्त मूड और माहौल दिख रहा है अमेरिकी बाजारों में। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। हैशटैग याद रखिए, हैशटैग ज़ी इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।